ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब हम एक काम करते हैं, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने समझा है, हम इसको ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इवैल्यूएशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्राफिकली सीखने की कोशिश की थी, उसी तरह से हम इस कंसेप्ट को, इस थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को भी ग्राफिकली सीखना चाहिए। तो ग्राफ फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है, जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करते थे, ऐड कर दिया करते थे, तो वे पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते थे, सॉल्वेंट और सोल्यूट के कोलिगेट हो जाते थे, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाती थी, कमी आ जाती थी। मतलब जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या हो जाता था, कम हो जाता था। उस कमी को ही हम ग्राफिकली सीखना चाहेंगे, जिसको हम क्या बोलते थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। एज इट इज करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को मैं मान लेता हूं कि ये टेम्परेचर के वेरिएशन को शो कर रहा है, टेम्परेचर के वेरिएशन को शो कर रहा है। टेम्परेचर ऐसे वेरी कर रहा है, वो भी किसमें, केल्विन में, है ना। केल्विन एक यूनिट है टेम्परेचर की, और जो वेपर प्रेशर है वो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब मान लो कोई सोलवेंट मैंने लिया, सोलवेंट का इस बार मुझे वेपर प्रेशर बढ़ाना नहीं है। वेपर प्रेशर को क्या करना होता है, कम, क्योंकि मैं बॉइल नहीं करना चाहता, बॉइल करूंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा मुझे, जब मैं किसी टेम्परेचर को दूंगा, किसी टेम्परेचर को दूंगा किसी लिक्विड को, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मैं बॉइलिंग पॉइंट चेक करना, उसको बॉइल करना चाहता था, इस बार मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको फ्रीज, तो मैं टेम्परेचर को कम करूंगा। तो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो धीरे 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 क्या होगा, कम होगा। धीरे धीरे मान लो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐसे है, ऊपर जा रहा है, धीरे 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 सोलवेंट है, उसका वेपर प्रेशर यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद मान लो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है पी नोट। पी नोट क्या था, पी नोट क्या था, ये वेपर प्रेशर था ऑफ सोलवेंट इन प्योर फेस, इन प्योर फेस, समझ गए बात। और वो इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, कोई भी सॉल्वेंट मान लेता हूं क्या हो गया, फ्रोज हो गया। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये सॉल्वेंट क्या हो गया, फ्रोज। सॉल्वेंट क्या हो रहा है, फ्रोजन। यहाँ पर फ्रोज हो रहा है, क्यों, क्योंकि लिक्विड, ये जो लिक्विड है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जा रहा है, इक्वल जा रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है ये प्योर सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है। याद रखना ये किसको डिनोट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट को मैं डिनोट कर रहा हूं। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पहले तो इस पॉइंट को मेजर कर लो, ये जो पॉइंट टेम्परेचर तक मैं मेजर करूंगा, इस पॉइंट को जो टेम्परेचर की एक्सिस को कट करेगा, जिस पर कोई प्योर सॉल्वेंट क्या हो रहा था, फ्रोज हो रहा था, उस टेम्परेचर को क्या कहूंगा, ये प्योर स्टेट में क्या है इसका, क्या है इसका, फ्रीजिंग पॉइंट है, टीएफ नोट, सीधी सी बात है। अब मैंने इस सोलवेंट के अंदर क्या कर दिया, ऐड सोल्यूट भी ऐड कर दिया। और सोल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल। पहले यहां तक समझो, ये कोई सोलवेंट लिया, प्योर सोलवेंट लिया, उसको मैंने धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम किया तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता चला गया, धीरे 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 कम हो गया। एक पॉइंट ऐसा आया जिस पर वेपर प्रेशर पी नोट जो रहा वो किसके इक्वल हो गया, सोलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। तो उस पर वो सोलवेंट क्या हो जाएगा, फ्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो उस पर फ्रोज हो जाएगा, जम जाएगा। और उस टेम्परेचर को हमने किया तो वो क्या है, उस लिक्विड का, उस सोलवेंट का प्योर स्टेट में जो क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट था, वो नोट डाउन कर लिया। अब मैंने इस सोलवेंट में क्या ऐड कर लिया, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद वो एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बन गया तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। क्या आ गई थी, कमी आ गई। मान लो इस तरह से है, मान लो ये क्या है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट धीरे 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 आकर के मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रोज हो रहा है। ये क्या हो रहा है इसका,
ये मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर जो है किसका है, सॉल्यूशन का। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अब इस टेम्परेचर को जिस पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इक्वल हो गया सॉलिड के वेपर प्रेशर के, वो फ्रोज हो गया, उस फ्रोज वाले टेम्परेचर को हमने नोट किया जिस पर वो क्या हुआ है, फ्रोज हुआ है, उसको क्या कहूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट था। ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, ये क्या था, TF नोट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये पॉइंट जिस पर सॉल्यूशन फ्रोज हुआ है उसको क्या कहूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये जो गैप क्रिएट हुआ है मतलब TF नोट से क्या हुआ है, TF, ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये जो डिफरेंस बना है इसको कहूंगा डेल्टा TF। और ये जो डेल्टा TF है यही क्या होता था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाना, कमी का हो जाना। ये क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास बचती है। मैंने अभी तक 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर अप किया है। पहली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको मैंने समझा है। दूसरी मैंने जो समझी है वो क्या समझी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरी समझी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी का हो जाना। मतलब हमने क्या किया है कि अगर किसी सोलवेंट में, किसी प्योर सोलवेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते थे तो उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाती थी, एक कमी आ जाती थी जिसको हम क्या बोलते थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और किसी भी सोलवेंट के में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसका किसके रिलेटिव, प्योर स्टेट ऑफ सोलवेंट के रिलेटिव अगर हम चेक करते तो उसे क्या कहते थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ये बात। उसके बाद हमने देखा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वही बात फिर से कही है कि किसी अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे किसी प्योर सॉल्वेंट में, उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। उस इंक्रीमेंट को क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और अगर फिर वही बात यहाँ पे भी वही सेम टू सेम वही केस अप्लाई हो रहा है कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर किसमें ऐड कर देंगे, किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाती थी, कमी आ जाती थी। उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाता था, कम हो जाता था, कुछ कमी आ जाती थी। उस कमी को क्या कहते थे हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो हमने कांस्टेंट लिया वो KF और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो कांस्टेंट लिया था KB, उन दोनों में रिलेशन मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास बचती है समझने के लिए जिसको क्या कहते थे हम, ओस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ओस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले मुझे कुछ पॉइंट्स, कुछ डिटेल्स समझनी बहुत जरूरी है। तो समझ होगा क्या क्या है, पहले यहाँ पर देखेंगे। तो मैं क्या क्या टॉपिक कवर अप करूंगा, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा SPM, उसके बाद मैं पढ़ूंगा डिफ्यूजन, उसके बाद मैं पढ़ूंगा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के भी हालांकि 2 टाइप पढ़ सकते हैं हम, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ओस्मोसिस कवर करने के बाद मैं पढ़ूंगा ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर जिसको मैं पाई से डिनोट करूंगा अभी। ओस्मोटिक प्रेशर के बाद ये सब करने के बाद यहाँ मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं कुछ और टॉपिक पढ़ूंगा, रिवर्स ओस्मोसिस पढ़ रहा हूँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पढ़ रहा हूँ, और लास्ट जो वांटा फैक्टर है इस चैप्टर में उसको भी आगे देखेंगे। पहले यहाँ तक ये पॉइंट्स मुझे समझने हैं ओस्मोटिक प्रेशर तक जाने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो सबसे पहले मुझे क्या समझना होगा, मैं समझ लेता हूँ इन छोटी छोटी चीजों को। तो SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक शीट होती है, बहुत थिन शीट होती है हमारे लेयर के ऊपर, मतलब ये थिन शीट होती है, अभी समझेंगे। उस थिन शीट पर बहुत छोटे 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 होल्स जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके कारण ये मान लो एक शीट है, ये एक शीट है एग्जांपल के तौर पे ये SPM। अब SPM होने के लिए क्या, एक शीट है,
और इसके अंदर बहुत छोटे 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 क्या बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, जो किस लेवल के हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के। किस लेवल के हैं ये होल्स, ये किस लेवल के हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं। जिसके अब इसमें चूंकि इसका लेवल बहुत छोटा है इनका होल्स का, तो अगर मैं इस शीट से हायर कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स को, मतलब जो बड़े पार्टिकल हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं वे इसके अंदर से क्या नहीं हो सकते, मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो सोलवेंट पार्टिकल्स हैं, भाई सोल्यूट पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, सोल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वे क्या होते हैं, लार्ज होते हैं साइज में, तो जैसे कि चीनी, जैसे कि ग्लूकोज के पार्टिकल्स। और जो सोलवेंट पार्टिकल होते हैं वे क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो इसके अंदर से सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स, सोलवेंट के पार्टिकल्स ही क्या हो सकते हैं, सिर्फ मूव कर सकते हैं। इसके अंदर से सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या नहीं हो सकते, मूव नहीं कर पाएंगे, सीधे सीधे दिमाग में रखना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझने के लिए, और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एसपीएम जो है, ये एनिमल से भी प्राप्त हो सकती है, ये प्लांट से भी, प्लांट में भी पाई जा सकती है, एनिमल में भी पाई जा सकती है, और ये सिंथेटिक भी हो सकती है, मतलब ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो पहले यहाँ तक समझेंगे इस बात को अच्छे से। ठीक है, तो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं यहाँ पे समझता हूँ इसको। एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल यानी कि इसके अंदर से क्या होगा, सेलेक्टेड वंस, सिर्फ सेलेक्टेड वंस पार्टिकल्स जो होंगे वही क्या हो सकते हैं, कैन पास। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो होंगे सिर्फ वही क्या हो सकते हैं, इससे पास हो सकते हैं। और वो भी कौन से, ओनली, पहले बताया सोलवेंट पार्टिकल्स, सोलवेंट पार्टिकल्स कैन पास, कैन पास। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, दीज मेम्ब्रेन हैज a large continuous sheet, एक कंटिन्यूस शीट होती है, which contain, जिसके अंदर क्या होते हैं, which contain microscopic holes, scopic holes, या है ना पोर्स, या पोर्स बोल लो, होल्स मतलब पोर्स बोल सकते हो, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। एसपीएम क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके, जो एक लार्ज कंटिन्यूस शीट होती है, और जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के क्या होते हैं, होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं। these and these membrane can pass only the solvent particles through it, सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स को, सोलवेंट पार्टिकल्स को, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ किसके, सोल्यूट फ्लो थ्रू आउट इट। तो मैंने क्या बताया, इस मेम्ब्रेन के अंदर से सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं, वो छोटी सी है, अभी समझेंगे एक बात। पार्टिकल्स जो सोल्यूट के होंगे वे क्या नहीं हो सकते, इससे पास नहीं हो सकते। ये है, ये जो शीट है ना, सोलवेंट पार्टिकल, जैसे कि मैंने क्या बताया एग्जांपल के तौर पे वाटर,
सॉल्वेंट कौन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास वाटर के मोल, इससे क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। याद रखना है, सोल्यूट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसको ये पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर बात करता हूं दीज एसपीएम, दीज एसपीएम, ये जो एसपीएम होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, कैन बी एनिमल ओरिजिन, ये एनिमल ओरिजिन से भी हो सकती हैं, प्लांट ओरिजिन से भी हो सकती हैं, प्लांट से भी पाई जा सकती है, पैदा हो सकती है ये, और ये कैन बी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। अब एनिमल ओरिजिन, जैसे कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे, हमारे पास भी एसपीएम होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ एसपीएम का एग्जांपल लिख देता हूँ फिलहाल। आपने देखा होगा, अभी हम एग्जांपल जब सीख रहे होंगे, हम आगे के प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा वहां पे कुछ चीजें और सीखेंगे, लेकिन आप लोगों ने एक चीज अनुभव की होगी कि जब आप पानी में कुछ देर के लिए रुकते हैं तो आपके हाथ सिकुड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे पानी के पार्टिकल्स अंदर एंटर कर गए हैं। अब वे एंटर किस के थ्रू किए, यानी कि आपके जो हाथ है, आपकी जो स्किन है, उसके ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, और वो मेम्ब्रेन किसका काम करती है, जो अंदर पानी आपका कम है, अंदर आपका पानी कम है और पानी ज्यादा है, हालांकि वो कम और ज्यादा वाला फंडा हम आगे देखेंगे, लेकिन अंदर पार्टिकल्स मूव कर गए, पानी के पार्टिकल्स जो है बाहर के भी अंदर अगर मूव कर गए, किसके थ्रू आउट किए हैं, किसके जरिए किए हैं, वे एसपीएम के जरिए किए हैं। और एसपीएम के अंदर भी बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जो आपको आंखों से तो विजिबल हो ही नहीं पा रहे। तो एनिमल ओरिजिन है ना, आपने देखा होगा पानी अगर आप पेड़ की जड़ में गिरते हो तो वो पेड़ जो है उस पानी को, उस प्लांट जो है उस पानी को अपने नीचे से बिल्कुल ऊपर पत्तियों तक पहुंचा देता है, ऊपर तक जाता है ना वो पानी। अब वो जाता किस प्रकार से है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी को अपने अंदर कैसे लिया उसने, एक उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो पार्टिकल्स को अपने अंदर ले जाकर के क्या कर रही है, नीचे से ऊपर तक लेके जा रही है। सिंथेटिक भी होती है, जैसे कि जब मैं रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट पढ़ूंगा, जब आरओ का पानी आपने देखा होगा, आरओ वाटर आप बनाते हैं तो आरओ मशीन होती है, उसमें जो सिंथेटिक फाइबर एसपीएम यूज करते हैं वो सेलुलोज एसीटेट होता है, सेलुलोज एसीटेट। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ कुछ इसके, जैसे कि अगर मैं है ना, जो पिग्स ब्लैडर होता है ना, पिग्स ब्लैडर, जो पिग्स का जो ब्लैडर होता है जहां पे वो यूरिन कलेक्ट करके रखता है, तो वो उसका एग्जांपल, ठीक है ना, पिग्स ब्लैडर। और प्लांट ओरिजिनेटेड के लिए भी है ना, पोलन लिख देते हैं, पोलन एक एग्जांपल है किसका, प्लांट के एसपीएम का। और इसके लिए मैंने बताया आरओ के लिए क्या है, एक तो सेलोफिन समझ लो, ये एसपीएम इसका कॉमन है। और जो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस में जब मैं यूज करूंगा सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कौन सा एसपीएम, तो वहां पर कौन सा यूज करूंगा, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट यूज करूंगा, याद रखना इस बात को। कोई दिक्कत है? तो अब यहां से एक बात समझो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इस बात का कंक्लूजन समझ में आया। क्या बताया मैंने बताया है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर से ये दिमाग में जरूर रखना कि सेलेक्टेड वन कैन पास, मतलब इसके अंदर से सारे पार्टिकल्स पास नहीं होंगे, सिर्फ कुछ पार्टिकल्स, वो भी कौन से पार्टिकल्स, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास। और मैंने ये बात इसीलिए लिखी है ताकि मैं जब इसको रब करूंगा तो मैं इस वाले पार्ट को रब नहीं करूंगा, क्योंकि इसको मुझे जरूरत है। तो एसपीएम क्या होगा, एसपीएम जो है, दीज मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर बहुत बड़ी शीट होती है जिसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल के होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही क्या कर सकती है, अपने अंदर से पास कर सकती है, ठीक है ना। आधे पार्टिकल्स को कर रही है ना, आधे को नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है,
सेमी है, सेमी मतलब आधा पास हो रहा है। और ये जो होती है एसपीएम एनिमल ओरिजिनेटेड भी होते हैं, प्लांट ओरिजिनेटेड भी हो सकता है, ये सिंथेटिक भी हो सकता है, यानी कि आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इस बात को कॉपी करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ डिफ्यूजन की तरफ। ठीक है, देखो ध्यान से, अब मैं बात करता हूँ किसकी, डिफ्यूजन की। पहले डिफ्यूजन समझता हूँ। अब मान लो डिफ्यूजन क्या होता है पहले समझो। मान लो आप लोगों के घर में कोई खाना बन रहा है, और जब खाना बनता है तो उसकी खुशबू, या मैं यहाँ पे परफ्यूम जो है परफ्यूम छिड़क दूं, तो परफ्यूम जो है वो यहाँ इस थोड़े से पोर्शन में अगर मैं छिड़कता हूँ तो उसकी खुशबू, उसकी स्मेल जो होगी वो क्या होगी, दूर तक जाएगी। या कोई भी स्मेल एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती चली जाती है, काफी एरिया में फैल जाती है। अब वो फैलना फैलना जो है वो डिफ्यूजन है। वो फैलना ही क्या है, डिफ्यूजन है। पार्टिकल्स का फैलना ही क्या है, डिफ्यूजन है। खुद के पार्टिकल्स का फैलना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्यों भाई, देखो परफ्यूम है, परफ्यूम की कंसंट्रेशन जहां मैं ले रहा हूँ हाथ में, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। और जब मैंने उसको है ना यहाँ पे गिरा, अपने ऊपर गिरा, तो क्या हुआ, वो फैलने लगा उसके। अब क्योंकि एनवायरमेंट में उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो अपनी खुद की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होने लगा, घुलने लगा, बहने लगा। उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। जैसे कि खाना बन रहा है किचन में, अगर कोई खाना बन रहा है, कोई डिश बन रही है, उस खाने, क्योंकि किचन में उस खाने की खुशबू की मात्रा, उसकी स्मेल की मात्रा, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां वो हाईली कंसंट्रेटेड है। अब वो क्या होगा, धीरे 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 जहां लेस कंसंट्रेशन है उसी स्मेल की, उस एरिया में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन नियरली क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझेंगे कैसे। डिफ्यूजन क्या होता है, द फ्लो द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स खुद की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से खुद की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बहना ही क्या कहलाया जाता है, डिफ्यूजन कहलाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, परफ्यूम की खुशबू का सारे कमरे में फैल जाना, है ना। या कोई आप रूम स्प्रे छिड़कते हैं, रूम स्प्रे जब लगाते हैं तो रूम स्प्रे उस बॉक्स में, जिस बॉक्स में उसको रखा गया है उसमें तो वो बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा मात्रा प्रेजेंट है। लेकिन भाई कंसंट्रेशन का पता कैसे चलता है, हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना एक बात। हाई कंसंट्रेशन में और लो कंसंट्रेशन में कैसे पता करते हैं कि हाईली कंसंट्रेटेड या लो कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं। देखो कोई भी सॉल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका पता करते हैं पहले। यहाँ पर मुझे इसकी जरूरत आगे भी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझिए। हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। चाहे वो हाईली कंसंट्रेटेड बना हो या लोअर कंसंट्रेटेड बना हो, दोनों इन दोनों चीजों से मिलकर बने होंगे। मान लो मैं सोलवेंट को वाटर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर। अब ये बताओ, सोल्यूट जब ज्यादा लूंगा तो वो हाईली कंसंट्रेटेड कहलाया जाएगा, और जब मैं सोल्यूट को कम लूंगा तो वो क्या कहा जाएगा, लेस कंसंट्रेटेड कहा जाएगा। मतलब जो कंसंट्रेशन है, हाईली कंसंट्रेटेड होना या लो कंसंट्रेटेड होना, ये किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अब ये बताओ, अमाउंट ऑफ यानी कि जिस जो सोल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड है उसमें सोलवेंट की मात्रा क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम हो गई। मैं सोल्यूट का ज्यादा हो जाना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि सोलवेंट क्या हो रहा है, उसके अंदर काफी कम है। और यहाँ पर अगर तो लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में तो क्या हो गया, यहाँ पर सोलवेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मेरे पास कोई रूम स्प्रे है, उसके अंदर उस रूम स्प्रे के अंदर जो सोल्यूशन प्रेजेंट है, मान लो कोई सोल्यूट और सोलवेंट, पानी में कोई सोल्यूट मिला करके वो फ्रेगनेंस बनाई है। और वो फ्रेगनेंस उस बॉक्स के अंदर तो ज्यादा प्रेजेंट है क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट है। एनवायरमेंट में इस कमरे में और जगह पे उस बॉक्स के अंदर तो ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन एनवायरमेंट में इस कमरे में क्या है,
कम सोल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन जब मैं स्प्रे छिड़कूंगा तो उसके पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से कहां की तरफ मूव कर जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएंगे, उसके खुद के पार्टिकल्स। इसी को क्या कहूंगा मैं, डिफ्यूजन कहूंगा। क्या कहूंगा, डिफ्यूजन कहूंगा। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, क्या कहूंगा उसे, ओस्मोसिस कहूंगा। क्या कहूंगा, ओस्मोसिस कहूंगा। देखो ओस्मोसिस क्या होता है, ओस्मोसिस क्या होता है यहाँ पर समझो। ओस्मोसिस को अच्छे से समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, मैंने इसको क्लोज कंटेनर बनाना है, ठीक है ना। मान लो ये मेरी सोलवेंट साइड है, यहाँ पे सोलवेंट है, मतलब इसमें सोल्यूट नहीं, और ये मेरी सॉल्यूशन साइड है, मतलब इसके अंदर सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से समझना। और सोलवेंट है और ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या बनता है, जब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हो तब जाकर के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब जब ये सॉल्यूशन साइड है तो यानी कि ये हाईली कंसंट्रेटेड होगी, और ये सॉल्वेंट है तो ये लेस कंसंट्रेटेड होगी। ये क्या है, लेस कंसंट्रेटेड होगी, सीधी सी बात है। और ये क्या होगी, ये हाईली कंसंट्रेटेड होगी, हाईली कंसंट्रेटेड होगी। होगी या नहीं होगी। इसके अंदर सोलवेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सोलवेंट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर सोलवेंट के पार्टिकल्स तो थे ही, लेकिन वे किसके साथ कोलिग्रेट हो चुके हैं, अकेले नहीं पड़े हैं। वे किसके साथ कोलिग्रेट हो चुके हैं, भैया सोल्यूट के साथ मर्ज हो चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं। अब वे बॉन्ड बना चुके हैं, अलग नहीं निकलेंगे, अकेले नहीं, ठीक है ना। अब बीच में मैंने इन दोनों को जब मैंने एक मैशन में लिया ना, और मैंने बीच में क्या लगाया, यहाँ पे ये एक SPM लगाया। मैंने क्या लगाया बीच में, ये SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिंथेटिक है, मान लो सेलुलोज लगाया एग्जांपल के तौर पर। अब ये पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली नेचुरली खुद से, क्योंकि SPM की खूबी क्या है, ये कुछ ही पार्टिकल्स को, जो सेलेक्टेड पार्टिकल्स है, बेसिकली सोलवेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से फ्लो कर सकता है। अब ये तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है, आना भी चाहिए तो ये इनको फ्लो नहीं कर पाएगा, ये तो इनका फ्लो तो रुक जाएगा, क्योंकि SPM सॉल्यूशन पार्टिकल्स को तो मूव कर नहीं पाएगा भाई, क्योंकि सोलवेंट के पार्टिकल अकेले तो आएंगे नहीं साइड से। जब भी आएंगे किसके साथ बॉन्ड बना चुके हैं, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ क्या बना चुके हैं, बॉन्ड बना चुके हैं। तो वे पार्टिकल्स दोनों एक साथ मर्ज होकर मॉलिक्यूल पूरा आएगा, तो वे तो SPM के पास, SPM से पास होंगे नहीं। तो लेकिन ये जो सोलवेंट पार्टिकल्स है, ये इजीली क्या हो जाएंगे, नेचुरली पास हो जाएंगे। मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ खुद से ही एक एनवायरमेंटल प्रेशर तो लग ही रहा है। एनवायरमेंटल प्रेशर तो ऑटोमेटिकली एयर प्रेशर तो लग ही रहा है यहाँ पर। एक एयर प्रेशर हालांकि यहाँ पर खुद से लग रहा होगा, वो पार्टिकल्स को एयर को प्रेशर कर, एयर प्रेशर जो है वो पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, धकेल रहा है, और वो पार्टिकल्स SPM से क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे, यहाँ तो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन अगर जैसे ही SPM लगा, SPM जैसे ही लगा, तो पार्टिकल्स लेस कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव करने लगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे। और इस मूव करने को ही क्या कहते थे, हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। मतलब क्या कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स टूवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM इज कॉल्ड, क्या कहलाया जाएगा, ओस्मोसिस। क्या कहलाया जाएगा, ओस्मोसिस। द फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स, सोलवेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो लेस कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे ले लेता हूं, लेस कंसंट्रेटेड है ये, है ना, टूवर्ड्स किसकी तरफ, सॉल्यूशन पार्टिकल्स। और सॉल्यूशन पार्टिकल्स क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड है। क्या है ये,
हाईली कंसंट्रेटेड है ना। थ्रू थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या कहलाया जाएगा ये प्रोसेस? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? ये खुद से होता है, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप लोग देखेंगे तो ओस्मोसिस जो है, ओस्मोसिस इज नेचुरली अकरिंग प्रोसेस। अकरिंग प्रोसेस, नेचुरली क्या होता है? ये अकरिंग प्रोसेस होता है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो ये कहा जाए कि ये जो सोलवेंट की पार्टिकल्स है, सोलवेंट की हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर सोलवेंट लेस कंसंट्रेशन है, तो ये भी कहा जा सकता है कि सोलवेंट का अपने ही मॉलिक्यूल्स का, सोलवेंट के अपने ही कंसंट्रेशन में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में मूव करना ही क्या कहलाया जाएगा? क्या कहलाया जाएगा? ओस्मोसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओस्मोसिस। एक बात याद रखना, लोअर टू हायर, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। किसमें अगर बात की जाए, इसमें अगर बात की जाए, मान लो ये सोलवेंट साइड है, एग्जांपल के तौर पर ये वाटर है, वाटर है, और यहाँ पर वाटर प्लस कुछ सोल्यूट है, वाटर प्लस क्या है? कुछ सोल्यूट है। तो यहाँ पर अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर क्या है? ज्यादा है, वाटर क्या है? ज्यादा है, यानी कि हाई है, यहाँ पर हाईली अमाउंट है, हाईली अमाउंट है ऑफ किसकी? वाटर की। और यहाँ पर क्या होगी? लेस अमाउंट होगी किसकी? वाटर की। क्यों भाई? यहाँ पर तो सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर के साथ सोल्यूट भी प्रेजेंट है, तो यानी कि यहाँ पर ज्यादा पानी प्रेजेंट है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा वाटर जहां प्रेजेंट होगा वहां से लो वाटर की कंसंट्रेशन जहां होगी उसकी तरफ बहना क्या कहलाया जाता है? मतलब पार्टिकल्स जो है वो हमेशा कैसे? ओस्मोसिस जब कभी भी होगा, ओस्मोसिस जो होगा, हम ये कह सकते हैं ओस्मोसिस जो होगा वो कब होगा? जहां वाटर क्या होगा? ज्यादा होगा, उससे किसकी तरफ बहेंगे? जहां वाटर क्या होगा? कम होगा, लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। और किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। याद रखना ये बात कि जहां वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा वहां से पार्टिकल्स हमेशा किसकी तरफ बहेंगे? लेस वाटर की कंसंट्रेशन जहां होगी उसकी तरफ बहेंगे। ये बहुत ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओस्मोसिस समझ में आया? ओस्मोसिस को समझने के लिए अब मैं इसके कुछ एग्जांपल समझ, यानी एक चीज यहाँ पे नोट करके ये बात ध्यान में ऊपर से ये रख लेता हूँ। तो यानी कि नोट करके यहाँ पे मैं एक बात लिख रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। क्या बताया? इन ओस्मोसिस, इन ओस्मोसिस पार्टिकल्स मूव्स, पार्टिकल्स किसके? वाटर के मूव्स फ्रॉम मोर वाटर टू लेस वाटर। जहां ज्यादा पानी है उससे किसकी तरफ को जाएंगे? हमेशा कम पानी की। और थ्रो किससे होंगे? ये याद रखना, ये हमेशा एसपीएम तो होगा ही होगा। क्या होगा? एसपीएम तो होगा ही होगा। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ। एग्जांपल्स ऑफ किसके? ओस्मोसिस के। ओस्मोसिस के एग्जांपल्स। पहला, हमने देखा होगा जो रेजिन होता है, किशमिश, अगर आप किशमिश को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? वो किशमिश कुछ देर के बाद फूल जाएगी। कुछ देर के बाद मान लो ये मेरे पास पानी है, इसके अंदर मैंने क्या किया? कोई राइजन मतलब कोई किशमिश ली और इसके अंदर डाल दी। अब यहाँ बताओ, इस राइजन के अंदर क्या है? पानी कम है, पानी क्या है इसके अंदर? लेस है, और बाहर पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है। हाई वाटर जो है ज्यादा है, मोर वाटर ज्यादा है, यहाँ पर लेस वाटर है।
भाई यहाँ पर मोर वाटर है, ऐसे समझ लो, ज्यादा पानी बाहर है। पार्टिकल्स मैंने बताया हमेशा किससे किसकी तरफ को बहेंगे, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ बहेंगे, क्योंकि जब कम पानी जहाँ होगा वहाँ ऑलरेडी हाईली कंसंट्रेटेड होगा, तो पार्टिकल्स क्या होंगे इस पानी के, इस राइजन के क्या हो जाएंगे, अंदर मूव कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे इसके अंदर। तो क्या होगा, जिससे ये किशमिश क्या होने लगेगी, फूल जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस ही तो हो रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ रही, पानी लिया गिर दिया उसके अंदर, तो क्या हुआ, व्हेन अ राइजन kept in water, it swells। पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि जब राइजन को, किशमिश को आप किसमें रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल्स हो जाएगा, फूल जाएगा। यहाँ तक बताओ। आगे देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे, ध्यान से समझिए। जो प्रिजर्वेशन होती है, आपने देखा होगा, जो मीट होता है, जो मीट होता है, पहले ठीक है, ये मीट का कोई टुकड़ा है, ये मीट है। अब मीट को हम जब प्रिजर्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको साल्ट सॉल्यूशन में डुबो कर रख देते हैं, साल्ट के साथ रख देते हैं, नमक में रख देते हैं बेसिकली, और ऐसे सॉल्यूशन में डुबो कर रखते हैं जिसके अंदर नमक बहुत सारा हो, जिसके अंदर क्या हो, नमक बहुत सारा हो, तो मतलब साल्ट में डुबो दिया। यहाँ पे समझना ये साल्ट सॉल्यूशन है या साल्ट में रख दिया, बेसिकली ऐसे समझिए, क्योंकि सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। और इसके मीट के अंदर क्या होता है, आपको पता है, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। जब बैक्टीरियाज हैं, अब बैक्टीरिया के अंदर वाटर होता है, आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। बैक्टीरिया क्या रखते हैं, कंटेन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर वाटर कंटेन करते हैं। तो यानी कि अंदर जो है मीट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज भरे पड़े हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज क्या है, भरे पड़े हैं। तो अंदर वाटर क्या है, ज्यादा है, और बाहर क्योंकि साल्ट है तो वाटर क्या है, कम है, वाटर क्या है, कम है। तो पार्टिकल्स हमेशा मूव कैसे करेंगे, ज्यादा वाटर से कम वाटर की तरफ। इसके मीट के बाहर क्या है, एसपीएम तो है ही ना, हर एक जगह पे एसपीएम लगी हुई है। उस एसपीएम के थ्रू आउट होकर के पार्टिकल्स कैसे मूव कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो पानी जैसे जैसे कमी हो जाएगी, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मीट प्रिजर्व हो जाएगा, मीट क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रिजर्वेशन of meat by salting, है ना, या प्रिजर्वेशन of many biological or bodies या ऑर्गेनिज्म बाय salting। साल्ट से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व, क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल बॉडीज के अंदर या मीट के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरियाज, और बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, पानी। ज्यादा पानी बाहर रखेंगे, कम पानी बाहर अंदर, सॉरी कम पानी बाहर रखेंगे, ज्यादा पानी अंदर है, तो वो क्या होने लगेगा, हाईली वाटर टू लोअर वाटर मूव कर जाएगा एसपीएम से, तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। और एग्जांपल्स की बात करता हूँ, पहले इसको कॉपी करो दो जल्दी स्पीड से। तीसरा एग्जांपल समझो, जो पफिनेस है या स्वेलिंग समझिए ऑफ ऑर्गन, और ये एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट दिया है, ऑर्गन, इसे एडिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एडिमा। जब क्या होगा, ड्यू टू एक्सिस साल्ट, एक्सिस साल्ट समझ लो, एक्सिस साल्ट जब क्या होगा, इनटेक, ऐसे समझिए। मतलब जो ऑर्गन्स होंगे, ये ऑर्गन्स हैं,
मान लो ये साल्ट मैंने, और ये ऑर्गन है, ऑर्गन है, ऑर्गन क्या जो है, ऑर्गन्स के अंदर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि साल्ट रखा है तो ऑस्मोसिस के कारण जो बैक्टीरियाज जो प्रेजेंट है वे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ऑर्गन्स जो होंगे क्या हो जाएंगे, स्वेल्स हो जाएंगे, ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, स्वेल्स हो जाएंगे। और ऑर्गन्स का स्वेल होना साल्ट के कारण क्या कहलाया जाता है, याद रखेंगे आप एक शब्द एडिमा, और ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखने वाली बात है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल समझ लो, और भी काफी सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और एग्जाम्पल समझो, पहले यहां तक देखो। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सोइल, मिट्टी से, जब मिट्टी में आप पानी गिरते तो वो क्या होता है, पेड़ों को, पेड़ क्या करता है उसको नीचे से बिल्कुल ऊपर तक लेके जाता है, ये भी एग्जांपल है। वाटर मूवमेंट फ्रॉम सोइल इनटू प्लांट रूट, इनटू प्लांट रूट एंड इनटू इनटू अपर पोर्शन। अब ध्यान से समझना इसको भी, भाई मेरा ये पेड़ है, मैंने इसके यहाँ पर मिट्टी है, मैंने यहाँ पर पानी, अच्छा खासा पानी घेर दिया, वाटर घेर दिया। अब पानी इसके अंदर क्या है, पेड़ के अंदर जितना पानी है या बाहर से मैंने जितना पानी घेरा है, दोनों में से पानी ज्यादा कहाँ है, पानी के अंदर लेस, यहाँ पर लेस वाटर है, इसके अंदर तो पानी की कमी नहीं है, और यहाँ पर पानी क्या है, ज्यादा है। तो पानी कहाँ से कहाँ तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, कैसे जाएगा, एसपीएम से होते हुए ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ मूव कर जाएंगे पार्टिकल्स, पानी कैसे, ये ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, ये भी ऑस्मोसिस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जल्दी से, मैंने बताया आपकी जो फिंगर होती है, अगर आप फिंगर को पानी में डुबो कर रखते हैं, कुछ देर पानी में काम कर लेते हैं, तो आपकी फिंगर कैसी हो जाती है ना, सिकुड़ने लगती है। मतलब जो एसपीएम, तो मैंने एग्जांपल बताया, एसपीएम के थ्रू आउट आपका पानी जो है, पानी भाई आपकी फिंगर है, फिंगर के बॉडी के अंदर पानी कम है, जहां पानी आपने जहां डुबोया है अपने हाथ को, जहां पानी रखा है उसमें पानी ज्यादा है, तो मोर वाटर टू लेस वाटर पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे और आपका हाथ क्या होगा, स्वेल्स हो जाएगा, फिंगर क्या हो जाएगी, स्वेल्स हो जाएगी, या क्या हो जाएगा, है ना। तो पांचवा एग्जांपल समझ लो, योर फिंगर, योर फिंगर विल बी, है ना, टुंड बोलते हैं सर, टुंड बोलते हैं ना, सिकुड़ जाएगी, योर फिंगर विल बी क्या हो जाएगी, टुंड इन एक्सिस ऑफ वाटर, इन एक्सिस ऑफ वाटर, ऐसा समझो, योर फिंगर विल बी टुंड, टुंड मतलब क्या समझाया मैंने, जो पानी में अब जब आप हाथ डुबो के रखते हैं अपना, तो आपके हाथ क्या होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जांपल है। आप क्या करते हैं, जब आम का अचार बनाते हैं, आम का अचार बनाने के लिए आम के अंदर पानी जो होता है उसको निकालना है, आम को सुखाना है बिल्कुल, तो आप क्या करते हैं, उसको साल्ट, ऐसे साल्ट सोल्यूशन में डुबो कर रख देते हैं, ऐसे साल्ट सोल्यूशन में डुबो कर रख देते हैं जिसमें साल्ट बहुत ज्यादा हो। अब जो पानी प्रेजेंट है किसके अंदर, आम के अंदर जो पानी प्रेजेंट है वो ज्यादा है, और जो साल्ट सोल्यूशन जो लिया गया है इसमें भर भर के साल्ट है, बहुत सारा साल्ट है, उसमें लेस कंटेंट है पानी, तो पानी क्या होगा उसके अंदर से निकल जाएगा, नेचुरली अग्रिंग हो जाएगा, नेचुरली ही निकल जाएगा, तो ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, बहुत सारे एग्जांपल और भी कराए जा सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब आगे देखते हैं, ऑस्मोसिस हो गया, अब मैं समझता हूँ मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या समझनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या समझनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ध्यान से, ऐसे समझो, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मैं पाई से डिनोट करता हूँ, एनसीईआरटी में इसको पाई से डिनोट किया गया है। देखो ध्यान से, अब मैंने अभी ऑस्मोसिस को समझा,
ये पार्टिकल्स सोलवेंट साइड से किस साइड में जा रहे थे, सॉल्यूशन साइड में। अब एक प्रेशर इस साइड जो एयर प्रेशर है और एयर प्रेशर इस साइड भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है, वो तो नेचुरली अप्लाई हो रहा है। लेकिन अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस साइड जो सॉल्यूशन साइड है, सॉल्यूशन साइड में मैं एक प्रेशर पाई और अप्लाई अगर मैं कर दूं, मान लो मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा, ऐसा समझो, यहाँ तो नेचुरली एक प्रेशर लग ही रहा है। यहाँ पे पी जो लग रहा था वो तो लग ही रहा था भाई, एनवायरमेंटल प्रेशर तो लग ही रहा है, एयर प्रेशर तो लग ही रहा है, तभी तो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। लेकिन ये एक एक्सटर्नल प्रेशर में पाई और अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने पाई अप्लाई किया, ध्यान समझना, तो ये पार्टिकल जो साइड से आ रहे थे क्या होने लगेंगे, रुकने लगेंगे। हालांकि अगर मैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो पार्टिकल्स वापस चले जाते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा अप्लाई नहीं करना, बस मुझे सिर्फ इतना प्रेशर अप्लाई करना है जिससे कि ये जो पार्टिकल्स आ रहे थे, भाई ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स आ रहे थे लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन एनवायरमेंट मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर, एक एक्स्ट्रा प्रेशर और अप्लाई करते किस साइड में, सॉल्यूशन साइड में। भाई सोलवेंट साइड में थोड़ी अप्लाई करोगे, अगर सोलवेंट साइड में करोगे तो पार्टिकल्स और तेजी से भाग जाएंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, इस प्रोसेस को रोकना है। जब इस प्रोसेस को रोकना है तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन साइड में एक एक्सटर्नल प्रेशर पाई और अप्लाई किया, जिसे अप्लाई करने के बाद ये प्रोसेस क्या हो गया, रुक गया। ओस्मोसिस जो हो गया, क्या हो गया, प्रोसेस क्या था बेसिकली ओस्मोसिस, और ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल प्रेशर है उसी को क्या बोलते हैं आप, ओस्मोटिक प्रेशर। तो द प्रेशर, the external pressure, the external pressure which is applied to solution side, to just stop, बस रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, ओस्मोसिस, किसको रोकने के लिए, ओस्मोसिस इज कॉल्ड, इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे हम इसको, ओस्मोटिक प्रेशर, क्या कहेंगे हम इसको, ओस्मोटिक प्रेशर। और इसको डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय पाई, और इसकी यूनिट भी हम रखेंगे क्या, एटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ ध्यान से, यहाँ पे दो तरीके से इसके फॉर्मूले को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे देखो, अच्छा बताओ, जितनी कंसेंट्रेशन सोल्यूशन की इसकी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा सोलवेंट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोसिस हो रहा होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, सोलवेंट होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, ऑस्मोसिस हो रहा हो, उतना ही ज्यादा प्रेशर। भाई आपने कम सोलवेंट लिया है, कम सोलवेंट लिया है तो कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा सोलवेंट लिया है तो क्या होगा, ज्यादा ही क्या लगाना पड़ेगा आपको, सोल्यूशन लगाना, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पाई है, पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टेम्परेचर के हैं, और सॉरी कंसंट्रेशन के हैं, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी के। और दूसरी बात, पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स और तेजी से जाएंगे, और तेजी से जाएंगे, और तेजी से जाएंगे। जब पार्टिकल और तेजी से जाएंगे ना, तो उसको रोकने के लिए प्रेशर भी मुझे क्या करना पड़ता है, अप्लाई। अब ये बात तो आपके घर में भी अप्लाई होती है, जब आप चाय वगैरह बना रहे होते हो तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते, जब चाय बन रही होती है तो टेम्परेचर अगर गैस का बढ़ा दिया जाता है, तो आप वो गैस जो होती है उसको रोकने के लिए, उसी पोजीशन में लाने के लिए आप फूक अप्लाई करते हो, या मतलब एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, उसको उठा करके किसी तरह से एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो। और इन दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से अगर मैं देखूं, तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीटी के, सी मतलब मोलैरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, और यहाँ पर जो है पाई जो है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके मैं गैस कांस्टेंट लगा देता हूँ, क्या हो गया, आर, गैस कांस्टेंट क्या लगा देता हूँ, आर। अगर इससे समझना नहीं चाहते मत समझो, एक और तरीका है यहाँ पे इसको समझने का, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये बताओ, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है ये बताओ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, ठीक है ना। पी प्रेशर है, और प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, पाई, तो पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी ऐसे बोल सकते हो।
और यही बात है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैं सिंबल किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस इतना फर्क है। एनसीईआरटी में पाई का इस्तेमाल किया गया है। अब पाई इक्वल्स टू वी नीचे गया तो एन अपॉन वी आर टी। अब ये बताओ मोलैरिटी क्या होती थी, मोलैरिटी अगर आप जानते हो मोलैरिटी क्या होती थी, मोलैरिटी एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम जो होती है क्या होता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के सिंबल को हम एम, लेकिन एनसीईआरटी में क्या यूज किया गया है यहाँ पर सी, क्या यूज किया गया है सी यूज किया गया है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, पाई इक्वल्स टू क्या होगा ये सी आर टी, क्या हो गया ये पाई इक्वल्स टू क्या हो गया ये सी आर टी, ये दिमाग में रखना। तो ये एक और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तैयार हो गई है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर अभी तक जो मैंने लिखा है बेसिकली उसको समझो। हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है मेरे पास क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी है मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है चौथी मेरे पास, फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जो मैंने डेराइव किया था वो क्या था, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू क्या था, मोल फ्रैक्शन। ये ए मैं सॉल्वेंट को कह रहा था और बी क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके थे, सोल्यूट के थे। यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या था, टीबी माइनस टीबी नोट। और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से यहाँ पर डिस्पर्सन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकाला था, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नोट माइनस टीएफ। और साथ में डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो डेल्टा टीएफ था वो क्या था, केएफ इनटू मोलैलिटी। और पाई की वैल्यू आपने फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सीआरटी। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब मुझे आगे बढ़ना है और ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं जब आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पाऊंगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। नाम से पता चल रहा है, देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सीधी सी बात, ऐसे सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होंगे। 2 सोल्यूशन है अगर मेरे पास, मान लो मैं इसको रब कर देता हूँ, मान लो मेरे पास 2 सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ए है एक सोल्यूशन बी है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया मैंने पाई ए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया पाई बी एग्जांपल के तौर पे। और दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में क्या आ गए हैं, मान लो इक्वल आ गए हैं। तो उस केस में ए और बी आपस में कहे जाएंगे आइसोटोनिक, क्या कहे जाएंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये कैसे सोल्यूशन है, आइसोटोनिक है। लेकिन अगर मान लो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं आया है, बराबर नहीं आने की कंडीशन क्या है कि किसी एक का ज्यादा आया होगा, किसी दूसरे का क्या आया होगा, कम आया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आया होगा उस सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आया होगा, कम आएगा, उसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यही लिखते हैं, अब आगे ध्यान से समझिए।